एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you as will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब हमें ये अलजेब्रा यानी इक्वेशन की फॉर्म में भी दिखाना है और ग्राफ के ऊपर भी हमें दिखाना है कि किस तरह से इसकी लाइन बनेगी और कहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटे से कहता है 7 years ago। जब भी आप कभी एज से रिलेटेड क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जो प्रेजेंट एज है उसको हम एक्स मानते हैं, फिर अगर वो कहता है एगो या फिर वो कहता है बिफोर तो उसके लिए हम एज में से माइनस कर देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं 5 years ago, यानी हम जो फिलहाल प्रेजेंट जो एज है उसके अंदर से 5 माइनस कर देते हैं। अगर वो कह रहा है आफ्टर 5 years या फिर वो कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, तो हम उस टाइम पे उसको ऐड कर देंगे। मान लीजिए किसी की प्रेजेंट एज 25 है, तो हम कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years या फिर 5 years फ्रॉम नाउ उसकी एज क्या होगी, तो उस टाइम पे वो 30 हो जाएगी। अगर हम कह रहे हैं 5 years ago तो अब पहले की बात हो रही है, बिफोर 5 years, तो अब यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं हमें कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। पहले की बात है माइनस कर देंगे, बाद की बात है प्लस कर देंगे। अब हमें दो अलग अलग एज लेनी पड़ेंगी, एक आफ्ताब की और एक उसकी डॉटर की। एक की मान लीजिए एक्स है, एक मान लीजिए वाई है। अब ये कह रहा है कि 7 years ago, अब 7 साल पहले उसकी बेटी भी 7 साल छोटी थी और वो खुद भी 7 साल छोटे थे। तो हम ये नहीं है कि सिर्फ एक में से ही 7 को माइनस करेंगे, हम दोनों में से ही 7 को माइनस करेंगे। हम इसमें से भी 7 को माइनस कर देंगे, हम इसमें से भी 7 को माइनस कर देंगे। 7 years ago जो आफ्ताब है उसकी जो एज हो जाएगी वो x-7 हो जाएगी और उसकी डॉटर की y-7 हो जाएगी। हमें जब कुछ नहीं पता होता तो हम उसको x और y मान लेते हैं। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं आपकी जो भी एज थी उस टाइम पे उसका 7 times यानी कि 7 गुना था। तो अब क्या, हम उसकी बेटी का 7 गुना था ना, तो हम इसको क्या करेंगे x-7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये आफ्ताब की है, ये 7 times था। किसका 7 times था? अपनी ही डॉटर की एज का, यानी कि y-7 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हम 7 की y और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 7y माइनस का 49। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x-7 इज इक्वल टू 7y-49। जब हम इन दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x ऐसे का ऐसा, -7 भी ऐसे का ऐसा, ये प्लस का 49 है, ये माइनस का 7 है। 49 में से 7 को माइनस किया तो ये आ गया 42। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x-7y + 42, एक इक्वेशन आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। फिर उसके बाद है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी कि आफ्ताब की जो एज थी वो हमने x मानी थी, उसकी बेटी की जो उम्र थी वो हमने y मान ली थी। अब 3 साल बाद दोनों ही तो 3-3 साल बड़े हो जाएंगे ना, तो इनमें 3 हम दोनों में ही ऐड कर देंगे। I shall be 3 times as old as you will be, मैं उस टाइम पे तुमसे 3 times यानी 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम 7 के बजाय क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल वही सेम x + 3 ऐसे का ऐसा, इसकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 3y, 3 3 से 9, इस तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। x-3y, 9 में से 3 को माइनस किया, माइनस का 6 आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे पहले। अब इस इक्वेशन को आपको ग्राफ के ऊपर शो करना है। किसी इक्वेशन यानी समीकरण को ग्राफ के ऊपर कैसे शो करते हैं पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। जब भी हमें कोई इक्वेशन ग्राफ के ऊपर शो करनी हो तो हम सबसे पहले x या y को एक तरफ रख के वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x को एक तरफ रख लेंगे या फिर y को एक तरफ रख लेंगे और एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर x की और y की सभी वैल्यू रखी जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या रखा है कि x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। अब हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। जब ये 42 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया x के बराबर। अब हम y की वैल्यू रखेंगे और उससे हमारे पास x का आंसर आएगा, तो हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। अब हम y की जो भी वैल्यू रखेंगे वो हम यहाँ पे रखते हुए जाएंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी बाद में, y की वैल्यू रखने के बाद वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो y की हमें ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिससे x का ऐसा माना जाए जो ग्राफ के अंदर सूट होता हो। जैसे ग्राफ के अंदर हम सेम डिफरेंस लेते हैं, हम 5, 10, 15, 20 ले सकते हैं, हम 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं, हम 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है तो 10, 20, 30 भी कर सकते हो, या फिर 100, 150, 200, 100, 200, 300, 400, हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के आसपास आते हों। तो एक बार हम अगर y की जगह 6 रख कर देखते हैं तो ये आ जाएगा 7 6 42।
ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आ गया 0। y की वैल्यू 6 रखने से x की वैल्यू आ रही है 0। हमारे पास एक पॉइंट आ गया, हम इस पॉइंट को लिख लेंगे। अब आगे और देखते हैं। हम y की जगह मान लीजिए रख रहे हैं 5। 7 5 ज़ा 35। हमने -42 और +35 को जब सोल्व किया तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाता है और निशान हमेशा बड़े का आता है। तो ये आ गया -7, ये भी आसपास ही है। तो जब हम 5 रखेंगे ये आ जाएगा -7। वैसे तो 2 पॉइंट से काम चल जाता है, लेकिन हमें 3 पॉइंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, मैं उसका भी आपको रीज़न बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट हैं। इस तरीके से मैं इन दोनों पॉइंटों को बिल्कुल आसानी से मिला सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो मैं इन तीनों को बिल्कुल एक सीधी लाइन में नहीं मिला सकती। 2 पॉइंट कहीं पे भी आ जाएं वो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट जब एक ही लाइन के ऊपर आएंगे ना, इसका मतलब हमारी लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। वैसे 2 पॉइंट से काम चल जाता है। एक पॉइंट और ले लीजिए जो इसके आसपास, जैसे हम 7 रख लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, ये हमारे पास -42 है। 49 में से 42 को माइनस किया आ गया 7। अब की बार बड़े का निशान है तो प्लस हो जाएगा, यानी जब हम 7 वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा। इस तरह से ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंट के बेस पे हम अब ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट शो कर देंगे। हम x की जगह y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमारे पास था x -7y + 42। हमें y की वैल्यू चाहिए है तो हम इस y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस का 7y है, ये दूसरी तरफ माइनस का है, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास बच जाएगा x + 42। अब ये जो 7 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अकेले y की वैल्यू चाहिए है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई x + 42/7। अब की बार हम x की वैल्यू रखेंगे और उससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। टेबल बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी। पॉइंट हर बच्चे के अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के पॉइंट एक दूसरे के साथ मिले। बस अब की बार आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ऐसे टेबल बनाओ तो पहले जो वैल्यू आप रख रहे हो x की, वो x वाली लाइन में रखना, फिर जो आंसर आएगा वो y वाले लाइन में रखना है। अब इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, चाहे आप x से बनाओ चाहे आप y से बनाओ, बस आपको टेबल बनानी है। ग्राफ के ऊपर आपको जिस हिसाब से हमारे पास टेबल के अंदर नंबर है बिल्कुल वैसे ही नंबरिंग करनी है। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन और हिंदी में केंद्र बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव। इसके इस तरफ सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके इस तरफ सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। ये हमारी y एक्सिस होती है, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। ऊपर की तरफ y के सभी नंबर पॉजिटिव के होते हैं, प्लस के होते हैं, नीचे की तरफ y के सभी नंबर नेगेटिव के होते हैं। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से ये बनाओ तो सभी के डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आप किसी स्केल वगैरह से मेजर करके इसको करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। दूसरी बात, जब हम इनको नंबर देंगे तो नंबर के जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे 0 से 5 है तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इस तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने शुरुआत में तो 0 से 10 ले लिया, फिर 10 से 15 कर दिया, फिर 15 से 20 कर दिया, यानी यहाँ पे तो गैप 10-10 का कर दिया, फिर आगे 5-5 का कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आपको सभी के अंदर बिल्कुल सेम नंबर लेने हैं। फिर नंबरिंग करने के बाद जब हम टेबल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट शो कर रखे हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट कह रखा है 4 और 6, तो पहले हमेशा x एक्सिस का लिखा जाता है और उसके बाद हमेशा y एक्सिस का लिखा जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर कोई आपसे कहे कि आप -1 और 3 पॉइंट को शो करके दिखाओ, तो आपको सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर चलना, आपको शुरुआत ओरिजिन से करनी है। ये सारी बातें मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको ग्राफ के बारे में बेसिक बातें नहीं पता। अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड सभी बेसिक बातें पता हैं तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पे चले जाना। तो सबसे पहले हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और हम x एक्सिस पर चलेंगे। अगर x प्लस का है तो हम प्लस की साइड चलेंगे, माइनस का है तो माइनस की तरफ। अब ये -1 है तो हम माइनस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ये हमारा माइनस का पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये है 3। अब 3 प्लस का है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इसकी सेट में ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -1 और 3। इस तरह से हम ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट शो कर सकते हैं। अगर वो आपसे वैसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए यहाँ उसने कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पे और वो ये पूछ लेता है कि इसके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक क्या है, जैसे मैंने अभी -1 और 3 लिखा था, ये किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट कहलाते हैं।
तो उसने अब की बार ना पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि इसके आप कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक निकालो, यानी बताओ इसमें x कितना है y कितना है। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर से देखना है कि x एक्सिस के सामने और y एक्सिस के सामने ये कितना नंबर शो कर रहा है। x एक्सिस के सामने ये शो कर रहा है 4 नंबर और y एक्सिस के ऊपर ये शो कर रहा है प्लस का 1 है। पहले हमेशा x एक्सिस लिखा जाता है तो हम पहले x का लिख देंगे और फिर y का लिखा जाता है तो हम y का, तो ये हो जाएगा 4 और 1। इस तरह से हम कोई पॉइंट शो कर सकते हैं या फिर पॉइंट से हम उसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक बता सकते हैं। अब हम इस तरीके से ग्राफ ले लेते हैं। तो हमारे जो नंबर है ना वो थोड़े से बड़े हैं, तो हम यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे ले लेंगे। ये भी हमारा 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे नीचे के जो नंबर होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, -2 -4 -6 -8। अब सबसे पहले पॉइंट देखेंगे 0 और 6, तो 0 हमारे पास यहाँ ओरिजिन है। अब 0 का मतलब क्या है कि हम एक्स एक्सिस की तरफ 0 चलेंगे, मतलब कोई भी कदम नहीं चलेंगे, हमें यहीं के ऊपर रुकना है। उसके बाद y का है 6, यानी अब हमें y की तरफ 6 चलना है। हम यहाँ इस तरफ आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब हमारा अगला पॉइंट है -7 और 5, हमें x वाली लाइन के ऊपर माइनस की तरफ चलना है। ये हमारा 2, ये 4, ये 6 और ये 8, तो -7 कहाँ होता है, 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे आ गई। फिर हम देखेंगे 5, तो प्लस का 5 क्या रखा है, तो ऊपर की तरफ चलना है। 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लेंगे 7 और 7, तो प्लस का 7 होता है 6 और 8 के बीच में, और यहाँ पे y का भी प्लस का 7 हो जाएगा 6 और 8 के बीच में। इन दोनों को हम यहाँ इस तरह से मिला देंगे और बाद में इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये हमारी लाइन आ गई। इस तरह से हम ग्राफ के ऊपर किसी भी लाइन को शो कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम दूसरी लाइन की टेबल भी बना लेंगे। हम x को एक तरफ रख लेंगे और बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y की जगह वैल्यू रखेंगे और x हमारा आंसर आ जाएगा। हम y की जगह मान लीजिए 0 रख देते हैं। अब 0 रखने से ये पूरा ही 0 बन गया। 6 में 0 को ऐड किया तो 6 आ गया। फिर हमने y की जगह माइनस का 2 रख दिया, ये बन गया 3 2 जा 6, तो 6 -6 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो -2 रखने से 0 आ रहा है। इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी। फिर हम ग्राफ के अंदर जब इन पॉइंट्स को रखेंगे तो यहाँ पे हमारी लाइन आ जाएगी। ये हमारी पहली लाइन थी जो हम बना चुके हैं, ये हमारी दूसरी लाइन है। अगर आपको कहे कि आप ग्राफ की हेल्प से इसका आंसर निकालिए, यानी x और y की वैल्यू निकालिए, तो उस टाइम पे आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है। जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वही हमारी x की और y की वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए ये किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है, वो पॉइंट यहाँ पे है इस तरीके से, तो हम देखेंगे कि इसके बिल्कुल सीध में x की वैल्यू क्या है और इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, सॉरी, और यहाँ पे y की। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेट 3900, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर रेट 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। मान लीजिए आपको पेन और पेंसिल खरीदने के लिए कहा है। पेन का रेट है 5 रुपए और पेंसिल का रेट है 3 रुपए। आपने 4 तो पेन खरीदे हैं और 3 पेंसिल खरीदे हैं। अब कोई आपसे ये पूछे कि हमें दुकान वाले को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो हम पेन जो हमने खरीदे हैं उनकी जो भी संख्या, जो भी नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई हम उसके रेट से कर देंगे। फिर ऐसे ही सेम हम पेंसिल के साथ करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बिल आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम हमें यहाँ पे करना है। अब हमें यहाँ ये तो नहीं पता ना कि बैट का रेट क्या है और बॉल का रेट क्या है, तो जो भी चीज़ हमें नहीं पता होती हम उसको मान लेते हैं। हमने मान लीजिए बैट का रेट मान लिया x और बॉल का रेट मान लिया y। अब वो कह रहे हैं कि हमने 3 बैट खरीदे हैं तो हम 3 की मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि हमने 6 बॉल खरीदे हैं तो हम 6 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल बिल आ जाएगा जो कि है 3900। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 3x + 6y = 3900। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर उसने क्या रखा है, C buys another bet and 3 more ball। उसने एक बैट और खरीद लिया, यानी कि सीधा x हो जाएगा, और उसने 3 बॉल खरीद ली तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y। टोटल जो हमारा बिल है वो अब की बार आया है 1300 रुपए, 1300। इस तरह से हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगे। बाकी इन इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर शो करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारी जो भी इक्वेशन है उसके अंदर हम x या y की वैल्यू निकाल कर उसके अंदर वैल्यू रख के टेबल निकाल लेंगे। x एक तरफ रख लेंगे, दूसरी तरफ जाकर ये 1300 तो ऐसे का ऐसा है माइनस में, ये जो प्लस का 3y है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 3y हो जाएगा। अब हम इसके अंदर y की वैल्यू रखेंगे। हम सबसे पहले मान लीजिए 500 रखते हैं, तो जब हम 500
100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब हम 1300 में से 1000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300। इस तरह से हमारा एक पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद जब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये अब की बार हम वैल्यू रखेंगे 600 वैल्यू रखने से ये आ जाएगा 1200। जब हम 1300 में से 1200 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 100। फिर उसके बाद हम रखेंगे 700। जब हम 700 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। हम 1300 में से 1400 को माइनस करेंगे तो जो बड़ा होता है ना उसी का निशान आता है। अब की बार जो बड़ा है वो माइनस का है तो हमारा जो आंसर आएगा वो -100 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम दूसरी लाइन के पॉइंट्स भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम ग्राफ के ऊपर इन दोनों लाइनों को शो करेंगे। अब हम ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स ऐसे लेते हैं जो हमारी वैल्यूज हैं। जैसे हमारी वैल्यू के अंदर 100 है, 200, 300, 400, तो हम जो गैप लेंगे ना वो भी 100 का ही लेंगे। इस तरह से आप चाहो अगर छोटा बनाना चाहते हो तो आप 200, फिर उसके बाद 400, फिर 600 ऐसे ले सकते हो। फिर हम जो हमारी पहली इक्वेशन है उसकी सभी वैल्यूज को रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट सिखाए थे कि किसी पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर कैसे शो करते हैं, वैसे ही हम जो हमने 3 पॉइंट लिए वो तीनों ही पॉइंट हम रख लेंगे। अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हुई है। हम तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो वो हमारी लाइन हो गई ग्राफ के ऊपर। फिर उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी तीनों के तीनों पॉइंट लेकर हम उसको ग्राफ के ऊपर शो कर देंगे। अगर आपको बोले कि आप एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालिए ग्राफ से तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल इसको स्केल से बनाना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे वहां हम देख लेंगे कि ये एक्स के सामने कहाँ पे है और वाई के सामने कहाँ पे है। जहां पे भी ये एक्स और वाई के सामने होगा वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रेट 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसने हमें रेट तो बताया ही नहीं, तो जो हमें नहीं पता होता उसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एप्पल्स का रेट x है और जो ग्रेप्स हैं उनका जो रेट है वो y है। तो हमने 2 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ। फिर हमने 1 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदे हैं तो ये हो जाएगा प्लस का y। टोटल हमने कितने रुपए पे किए हैं 160। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड सिचुएशन में हमने 4 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y। टोटल हमने जो रुपए पे किए हैं वो किए हैं 300। यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन आ गई। अब हम बिल्कुल सेम टू सेम y की या फिर x की जो भी आपको सूट करे उसी की आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसके अंदर जैसे आप y निकाल रहे हैं ना एक साइड तो आप x की वैल्यू रख दीजिए। बस जब आप टेबल बनाओ तो उस टाइम पे x की वैल्यू रखते जाइए। जो आंसर आ रहा है वो y के साइड रख दीजिए। अगर आप इस तरफ x रख रहे हो और दूसरी तरफ y हमारे पास है यानी हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो उसको यहाँ पर रख दीजिएगा और जो x की वैल्यू बाद में आए सोल्व होने के बाद उसको यहाँ रख दीजिएगा। आंसर दोनों से ही बिल्कुल सेम आएगा। अब हमने यहाँ पे ये टेबल बना दी, x की वैल्यू हम रखते गए उससे y की वैल्यू आ गई, या फिर y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपको वैल्यू ऐसी देखनी है जो एक दूसरे के आसपास हो, जैसे 60 40 50 60 ये आसपास है। आपको ये नहीं करना कि आपकी एक वैल्यू तो 5 आ रही है और दूसरी वैल्यू 65 आ रही है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा और आपको ग्राफ बनाने में परेशानी होगी। आप जैसा भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखिएगा। जैसे ही सेम दूसरी इक्वेशन के अंदर से भी हम y या x की वैल्यू निकाल कर हम टेबल तैयार कर देंगे। हमारी टेबल आ जाएगी, फिर हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन पॉइंट्स को हम शो कर देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर वैल्यू कैसे रखते हैं, किसी पॉइंट को शो कैसे करते हैं, किसी लाइन को शो कैसे करते हैं, वो सारा इसी वजह से समझाया था ताकि आगे के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। अगर कट रही है तो ठीक है, अगर नहीं कट रही है तो ऐसे कैसा छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज में हमें सोल्व नहीं करना, सिर्फ ग्राफ के फॉर्म में शो करना है। आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।